दोस्तों, मैं रवि बिजारनिया अपने YouTube चैनल साइंस बाय रवि सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए जनरल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जो है हमारा ब्लड यानी रक्त। तो आज की कक्षा में हम रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रक्त जो है हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है, क्या काम है, क्या इसके अंदर पाया जाता है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रक्त की अगर हम बात करें, ब्लड की, तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि रक्त जो है वो हमारे शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है और हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये तरल संयोजी ऊतक भी कैसा है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा तरल संयोजी ऊतक है। सबसे बड़ा तरल संयोजी ऊतक है। ये हमारे शरीर के सभी ऊतकों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। कि हमें पता है हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है, सेल मिलकर के ऊतक यानी टिश्यू बनाते हैं। तो प्रत्येक हमारे शरीर का जो टिश्यू है, ऊतक है, वो ब्लड के माध्यम से एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में रहते हैं। अगर हम इसकी ब्लड की क्वांटिटी की अगर हम बात करें, मात्रा की अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में ब्लड की क्वांटिटी कितनी पाई जाएगी, तो मानव शरीर में ब्लड की क्वांटिटी लगभग पाई जाती है 5 लीटर। 5 लीटर के अप्रोक्सीमेट हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है। और ये जो रक्त है इसकी पीएच वैल्यू, तो पीएच जो है हमारे ब्लड की वो होती है अप्रोक्सीमेट 7.4, लगभग 7.4 पीएच है। यानी हम अगर ब्लड की प्रकृति की बात करें, ब्लड का नेचर अगर हम बताएं, तो ब्लड की प्रकृति कैसी होगी। अगर ये पीएच लेवल अगर 7 होती तो हमें पता है कि हम ये कह देते कि ये न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। 7 से अगर ये नीचे होती तो ये अम्लीय होता। लेकिन देखिए 7 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कैसा है ब्लड का नेचर, प्रकृति कैसी है, ब्लड की हल्की क्षारीय। कि ब्लड का जो नेचर है वो कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। अब कुछ और बातें करते हैं रक्त के बारे में। एक सवाल आ जाता है, हमने देखो कहा कि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा तरल संयोजी ऊतक है। और अगर हम अपनी बॉडी में देखें या कहीं भी अगर हम चोट करें, एक छोटी सी पिन भी चुभोएं, तो शरीर के उस हिस्से से ब्लड निकलने लगता है, खून बाहर आने लगता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी के परसेंटेज बेसिस पे हम देखें तो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में जो ब्लड है वो उपस्थित होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में रक्त पाया जाता है। तो यहाँ पर उस मात्रा के आधार पर एक सवाल आता है कि ब्लड जो है वो मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि रक्त मानव शरीर का लगभग 7 से 8% भाग बनाता है। अप्रोक्सीमेट कितना भाग बनाएगा, लगभग ये 7 से 8% भाग बनाएगा। अब हम ब्लड के अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि हमारे रक्त में कौन कौन सी ऐसे तत्व पाए जाते हैं या फिर कौन कौन से वस्तुएं होती हैं। तो ब्लड को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एक तो ब्लड का पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है हमारे रक्त का, जिसे हम कहते हैं रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा है वो ब्लड का एक बहुत अहम हिस्सा घेरता है। अप्रोक्सीमेट जो प्लाज्मा है वो हमारे पूरे रक्त का लगभग हम कह सकते हैं कि 55 से 60% भाग होता है। या एग्जैक्ट हम बोलना चाहिए तो अप्रोक्सीमेट 55% होता है। रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं, तो ये भी अप्रोक्सीमेट लगभग 40 से 45% हिस्सा घेरेंगे, 40 to 45% पार्ट होगा। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा का अगर नॉर्मल इंट्रो में दूं तो प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का द्रव है। किस कलर का लिक्विड है ये प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का द्रव है, हल्के पीले रंग का द्रव है। और चूंकि जैसा हम देख रहे हैं कि ब्लड का ये 55 से 60% भाग बनाता है। और हमने कहा था कि मानव शरीर में ब्लड की कुल क्वांटिटी 5 लीटर के लगभग होती है। तो हम कह सकते हैं अगर हमें प्लाज्मा की क्वांटिटी पूछे तो इसकी जो मात्रा पूछे तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा की जो मात्रा है वो लगभग हो सकती है, हम कह सकते हैं 3500 ml, लगभग 3.5 लीटर जो है प्लाज्मा हमारे रक्त में पाया जाता है।
प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं? प्लाज्मा में 3 महत्वपूर्ण हमारे ब्लड के हिस्से होते हैं। एक तो पहला पार्ट तो है पानी। पानी जो है वो प्लाज्मा में होता है लगभग 90%। दूसरी वस्तु होती है प्लाज्मा में प्रोटीन। प्रोटीन अप्रोक्सीमेट हमारे प्लाज्मा में हम कह सकते हैं 6 से 7% होती है, ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्ट है हमारे प्लाज्मा में अन्य तत्व। अन्य तत्व में अदर मिनरल्स या वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ जो है वो आ जाते हैं, वो लगभग 3 से 4% होते हैं। रुधिर कणिकाएं जो है वो हम मनुष्यों में 3 तरह की पाई जाती हैं। एक है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है हमारी प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें हम स्तनधारियों की हमारी, तो हम स्तनधारियों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। लेकिन अगर कोई जीव जो स्तनधारी नहीं है उसमें यहाँ एक रुधिर कणिकाओं में एक चेंजमेंट आएगा, उसमें जो प्लेटलेट्स हैं ये नहीं पाई जाएंगी, उसमें प्लेटलेट्स की जगह दूसरी रुधिर कणिकाएं होंगी, उन्हें हम कहते हैं तरकु कोशिकाएं, स्पिंडल सेल्स। और रुधिर कणिकाओं की अगर मैं मात्रा की बात करूं तो हमने कहा कि 40 से 45% होती है, और इसमें सबसे अहम और सबसे ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी जिसके पास होती है वो है हमारी आरबीसी, जो अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 90 से 92% जो पार्ट होता है हमारे रुधिर कणिकाओं का वो कौन होती है? आरबीसी होती है। तो अब हम हमारे रुधिर कणिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे एक एक को लेकर के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कि कहाँ बनती हैं, क्या जीवन काल होता है, क्या काम होता है, कितनी संख्या होती है, या इससे संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, आरबीसी के बारे में बात करते हैं हम। आरबीसी का सबसे पहले पूरा नाम हमें ध्यान रखना है। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? हमारी लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पस के नाम से हम इसे सामान्य जीवन में जानते हैं, बट एग्जाम में हमें इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, केमिकल नेम। आरबीसी के रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो आरबीसी का जो रासायनिक नाम है वो होता है एरिथ्रोसाइट। ये जो आरबीसी है इसके हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये कहाँ बनती है, कितना जीवन काल होता है, कहाँ इसका भक्षण होता है, ये सामान्य जानकारी है, इसके बारे में हम जुटाएंगे। तो आरबीसी के हम सबसे पहले बात करते हैं निर्माण के बारे में। तो हमसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण हम बोल देंगे कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मेरो। आप इसको सिंपली अकेला बोन मेरो भी बोल सकते हैं, बहुत सारी जगह अकेला अस्थि मज्जा भी नाम मिलता है, या लाल अस्थि मज्जा भी बोल सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर एक छोटा सा परिवर्तन कर दे और हमें ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यही सवाल कुछ ऐसे पूछे कि गर्भावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर जो है वो बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा नहीं होगा, तब उसका आंसर होगा पलीहा। यानी जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं तब हमारे अंदर जो आरबीसी है वो कहाँ बनती है? पलीहा के अंदर बनती है, स्प्लीन में बनती है। तो ध्यान रखना है, अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि गर्भावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तब हम क्या बोलेंगे? गर्भावस्था में आरबीसी कहाँ बनती है? पलीहा में। पलीहा जिसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं, और इसका एक हिंदी वर्ड जो डिफेंस में यूज किया जाता है तिल्ली। और हमारी जो आरबीसी जहां हमें गर्भावस्था में बनती है इसका भक्षण भी वही होता है। तो अगर हमें ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि हमारी जो आरबीसी है उसका भक्षण कहाँ होगा, तो आरबीसी का जो भक्षण है वो भी कहाँ होगा? पलीहा में ही होगा। यानी फीडिंग ऑफ आरबीसी कहाँ की जाएगी? पलीहा में की जाएगी। और जिस जगह किसी वस्तु का भक्षण होता है, उसे फीड किया जाता है, उसका हम क्या कहते हैं? कब्रिस्तान, या फिर आप उसे उसका
शमशान घाट बोल सकते हो, शमशान घाट। तो हमसे क्वेश्चन पुटअप करे आरबीसी का कब्रिस्तान, सिमेंट्री ऑफ आरबीसी, तो हम क्या बोलेंगे, पलिहा होती है। और इस पलिहा के लिए एक सवाल और पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी का हमारा ब्लड बैंक कौन होता है, पलिहा होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि ये हमारे मानव शरीर का क्या है, ब्लड बैंक है। अब कुछ और बातें करें कि हमें पता चल गया कि आरबीसी को हम रासायनिक नाम यानी पूरी दुनिया में इसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। बनती जो है कहाँ है, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा में। जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं तब ये बनती है पलिहा में। भक्षण भी आरबीसी का यही होता है, इसलिए इसे आरबीसी का पलिहा को कब्रिस्तान कहते हैं, या फिर हम आरबीसी इस पलिहा को हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि निर्माण से लेकर ये भक्षण तक का जो समय है, ये टाइम पीरियड कितना है, यानी हमारी आरबीसी का जीवन काल, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। तो हमसे पूछे कि आरबीसी का जीवन काल यानी हमारी आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो कितने दिन का है, तो हमारी आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है अप्रोक्सीमेट 120 दिन जो है वो हमारी आरबीसी का जीवन काल होता है। अब हम बात कर लेते हैं छोटी सी कि आरबीसी आखिर कितनी मात्रा में हमें पाई जाती है, संख्या कितनी होती है। तो हमें आरबीसी की अगर संख्या पूछी जाए, संख्या कि कितनी संख्या में हमारे शरीर के अंदर आरबीसी पाई जाती है, तो संख्या जो है आरबीसी की वो महिला और पुरुष में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। पुरुषों में आरबीसी की संख्या महिलाओं के अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे हमें पूछा आरबीसी की संख्या कितनी, तो हम सीधा सीधा यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये होगी 5 से 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड, माइक्रोलीटर रक्त। यानी हम इसको वैसे बोले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 से 60 लाख प्रति घन मिली रक्त। हिंदी में बोले तो 50 से 60 लाख प्रति घन मिली रक्त। लेकिन जब ये नंबर ऑफ आरबीसी जब पूछी जाए सीधी सीधी तो ये ठीक है, बट अगर फीमेल से कंपेयर करें तो इसे थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। कि यही मैं नंबर ऑफ आरबीसी अगर एक महिला के लिए लिखूं, एक फीमेल के लिए अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेट 4 से 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड होती है। यानी लगभग 40 से 50 लाख प्रति घन मिली रक्त होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब आरबीसी की अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज कुछ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो हमारी जो आरबीसी है वो थोड़ी स्पेशल है। आरबीसी के लिए एक सवाल पूछा जाता है हमारे शरीर में कि मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी कोशिका, सेकंड स्मॉलेस्ट सेल जो है वो आरबीसी है। पहली सबसे छोटी कोशिका पुरुष का शुक्राणु होता है और दूसरी सबसे छोटी कोशिका कौन है, हमारे शरीर की आरबीसी है। अब आरबीसी एक कोशिका है और कोशिका नाम जब दिमाग में आता है तो केंद्रक का नाम जो है वो क्लिक करता है माइंड में सबसे पहले। अब केंद्रक के आधार पर ना यहाँ पर एक सवाल आता है कि आरबीसी को हम एक तरफ कोशिका कह रहे हैं, बट आरबीसी एक इस तरह की हमारी रुधिर कणिका है या फिर इस तरह की कोशिका है जो मोस्टली जो हम स्तनधारी प्राणी हैं इनमें जो आरबीसी है वो केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। याद रखना है इस बात को कि हम जितने भी स्तनधारी हैं उन सभी स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, केंद्रक विहीन होती है। इसमें ना कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपवाद हैं, यानी कुछ स्तनधारी जीव ऐसे हैं, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जैसे कौन कौन से, जैसे हम कह सकते हैं ऊंट, लामा, जिराफ। ऊंट, लामा, जिराफ
ये 3 स्तनधारी ऐसे हैं जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक जो है वो पाया जाता है। अगर हम इनको छोड़ दें तो बाकी जितने भी स्तनधारी हैं इनमें से किसी की भी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी हमारी आरबीसी के लिए भी अगर पूछा जाए मनुष्य के लिए, तो मनुष्य की भी आरबीसी हम क्या बोलेंगे, कैसी होती है, केंद्रक विहीन होती है। तो हमें यहाँ से एक बात और पता चली थोड़ी देर पहले कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी कोशिका है। एक साइंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आरबीसी पर, पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी आरबीसी जो है हमारी ये किस में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है जो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग जो होता है इसमें क्या पाई जाती है, सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। तो हम एक बार के लिए इन सब बातों को ना थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा सबसे पहले कि हमारी आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है, लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मेरू। और गर्भावस्था में जब हम थे तब आरबीसी कहाँ बनती है, पलीहा में, जिसे स्प्लीन या तिल्ली भी कहते हैं। आरबीसी की जो फीडिंग है, भक्षण जो है वो भी कहाँ होता है, पलीहा में। पलीहा में भक्षण होता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, आरबीसी का कब्रिस्तान। और इस पलीहा को हमने मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा। फिर हमने पता किया कि हमारी जो ये आरबीसी है इसका जीवन काल कितने दिन का है, 120 दिन का होता है। फिर हमने इसकी संख्या की बात की कि सामान्य जो आरबीसी की संख्या है किसी मनुष्य में वो लगभग हो सकती है 5 से 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड, यानी 50 से 60 लाख प्रति घन मिमी रक्त। ठीक है, महिलाओं में ये थोड़ी कम होती है एज कंपेरेटिव। फिर हमने कहा कि आरबीसी हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी कोशिका है। एक साइंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ भी बात कही कि सबसे छोटी आरबीसी किस में पाई जाती है, कस्तूरी मृग में पाई जाती है। फिर हमने कहा कि आरबीसी कोशिका जरूर है, लेकिन जो ये आरबीसी है, हम जितने भी स्तनधारी जीव हैं इनमें किसी भी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इन 3 को छोड़कर, ऊंट, लामा और जिराफ को छोड़कर हम सभी स्तनधारियों की आरबीसी कैसी होती है, केंद्रक विहीन होती है। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे और खुल के इसके आरबीसी के बारे में चर्चा करते हैं। आरबीसी के थोड़ा अंदर की तरफ प्रवेश करके देखते हैं। और आरबीसी के अंदर जब हम जाते हैं तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिससे हम स्पष्ट कर पाएंगे कि आरबीसी का हमारे शरीर में काम क्या है। आगे अगर हम आरबीसी के बारे में बात करें तो एक चीज हमें थोड़ा सा देखिए। शुरुआत में हमने कहा था कि आरबीसी जो है वो रुधिर कणिकाओं का लगभग कितना होता है, 90 से 92% भाग होता है। अप्रोक्सीमेट हम 90% इसको मान के चले। हम एक तरीके से यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है, रक्त है, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा कौन घेरती है, हमारी आरबीसी घेरती है। तो इससे रिलेटेड यहाँ एक सवाल आता है। एक रोग होता है मनुष्य में, उस रोग का नाम है एनीमिया। एनीमिया क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीमिया जो रोग है वो किसकी कमी से होता है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। वैसे जो ये एनीमिया रोग है इसके कई सारे आंसर मिलते हैं। कई चीज़ों की कमी से हम बोल सकते हैं। किन किन चीज़ों की कमी से आप कह सकते हो कि एनीमिया रोग हो सकता है, थोड़ा बोर्ड की तरफ देखिएगा। अब यहाँ इस रोग के लिए हमसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। हम ये कह सकता है कि बताइए ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। अगर हमें कह सकता है आरबीसी की कमी से भी कौन सा रोग, एनीमिया रोग होगा। अगर यहाँ हमें हीमोग्लोबिन आयरन या फिर हीमोग्लोबिन, अगर इनकी भी कमी बोले तो भी हम बोलेंगे क्या, एनीमिया रोग होगा। ये इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनकी कमी से भी होता है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हमारी विटामिन्स हैं, कौन कौन सी विटामिन, जैसे B6, विटामिन B9 और सबसे महत्वपूर्ण विटामिन जिसकी कमी से बहुत ज़्यादा एनीमिया रोग होता है, ये बहुत सारे लोगों में होता है, वो है विटामिन B12। तो कुल मिला के कितनी चीज़ें हैं जिनकी कमी से ये रोग होता है। ये रक्त की कमी से होता है, आरबीसी की कमी से भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो सकता है, आयरन की कमी से भी हो सकता है, विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से भी हो सकता है। बट लेकिन उन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण आंसर हमें पूछे कि किसकी कमी से, तो सबसे महत्वपूर्ण आंसर तो क्या है, आरबीसी। बाकी ऐसा नहीं है कि इनकी कमी से ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा। सबसे मेन जब हमें चुनना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। इन सब में से हमें अगर आंसर चुनना
पड़े। और हाँ, एक रोग है हमारे शरीर में जिसमें भी एनीमिया रोग होता है और उस रोग का नाम है मलेरिया। ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस रोग में एनीमिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग में एनीमिया रोग होता है क्योंकि मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो व्यक्ति की आरबीसी पर अटैक करता है, जिससे आरबीसी की कमी होती है और उसमें एनीमिया रोग होता है। तो कुल मिला के जो बातें हैं वो आरबीसी की कमी पर ही जाएंगी। जैसे मलेरिया में व्यक्ति में आरबीसी कमी होती है, ये तीनों विटामिन व्यक्ति में आरबीसी की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको बढ़ाने का काम करती हैं। जो हमारी हीमोग्लोबिन है, सॉरी आयरन है, वो हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। तो कुल मिला के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात किस पर आ रही है? हमारी आरबीसी पर ही आ रही है। तो यहाँ पर इन सब ऑप्शनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन एनीमिया डिजीज के लिए, एनीमिया रोग के लिए कौन सा होगा? आरबीसी की कमी होगा। अब थोड़ा सा हम अपने रक्त की तरफ चलते हैं, खून के कलर कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं हमारी आरबीसी का क्या योगदान होता है और क्या क्या काम करती है। रक्त के अंदर अगर हम प्रवेश करें तो हमारा जो रक्त है, ब्लड है, हाँ ब्लड, इसके कलर कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आता है। रक्त के कलर पे सवाल आता है, रंग पे पूछा जाता है कि हमारा जो रक्त है इसका कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है। तो हमारे रक्त के रंग की बात करें तो हम बोलते हैं कि भैया कैसा होता है? हमारे रक्त का रंग लाल होता है। पूछा जाता है कारण क्या है उसके पीछे, क्या रीजन है हमारे ब्लड का रंग लाल होने का। तो मोस्टली हम सब लोग जब ये सवाल पूछा जाता है हम कहते हैं कि किसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों यहाँ छोटी सी महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। हमें ये पूछा जाता है कि किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन के कारण, वो ठीक है, सही है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि हमारा जो ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, आखिर इसका खुद का जो कलर है, स्वयं का जो रंग है वो कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैंगनी कलर का होता है, वॉयलेट कलर होता है हीमोग्लोबिन का। जो फिर रेड कलर कहाँ से दिया हीमोग्लोबिन के कारण, फिर लाल कलर कैसे हुआ? तो एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो है हीम, ये तो होता है इसमें वर्णक, और दूसरी इसमें होती है ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। ये हीमो वर्णक जो है, ये पार्ट जो है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन में एक मेटल एलिमेंट पाया जाता है, एक धातु तत्व। और सवाल भी आता है एक बहुत अच्छा ये कि हमारे रक्त में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो मानव रक्त में जो धातु तत्व होता है वो कौन सा होता है? आयरन होता है। और जो यहाँ कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो होता क्या है, हीमोग्लोबिन का रक्त तो बैंगनी ही होता, सॉरी कलर, हीमोग्लोबिन का रंग जो है वो तो बैंगनी ही होता है, परंतु जब हमारे हीमोग्लोबिन में इस आयरन के साथ हमारे रक्त में ऑक्सीजन कनेक्ट होती है, जुड़ती है, तो जैसे ही ऑक्सीजन आयरन के साथ जुड़ती है ये हीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक में बदल जाता है और उस अस्थायी यौगिक का नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसका रंग होता है कैसा? लाल होता है, रेड कलर होता है। तो अगर ये पूछे कि हीमोग्लोबिन का लाल रंग किसके कारण, हाँ हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, बट स्वयं हीमोग्लोबिन का कलर लाल नहीं होगा, वो बैंगनी होगा। वो लाल कलर में कब कन्वर्ट होगा, कब बदलेगा? जब उसमें आयरन के साथ जो मेटल एलिमेंट पाया जाता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, जैसे ऑक्सीजन जुड़ेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और इसकी वजह से ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाल रंग में, क्योंकि ये खुद सिर्फ किस में है? लाल रंग का होता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो नाम है इसकी बात करें तो इसके लिए पूछा जाए कि ये क्या काम करती है, तो ग्लोबिन प्रोटीन का काम होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर कणिकाएं हैं, सॉरी जो रुधिर नलिकाएं हैं, उनमें हमारे रक्त का थक्का जमने से रोकती है। तो इसका काम पूछा जाए तो ये क्या करेगी? रक्त का थक्का जमने से रोके, जमने से रोके। वैसे ये रक्त का थक्का जमने से रोकने का काम एक प्रोटीन और होती है हमारे रक्त में, वो भी करती है, उसको भी साथ में हम ऐड कर लेते हैं, उसका नाम है हिपेरिन, हिपेरिन प्रोटीन। ये भी हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकती है। हिपेरिन और ग्लोबिन दोनों ही यहाँ पर सेम काम करती है। और अगर हम इस हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो
कुछ उसका कारण इस तरीके से है कि एक बच्चा जो होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे ज़्यादा, फिर एक पुरुष में, और सबसे कम हीमोग्लोबिन किस में होता है, एक महिला के अंदर होता है। और इस हीमोग्लोबिन के कारण जो लाल रंग होता है, इसके बारे में जब हमने जानकारी प्राप्त की तो इससे हमें एक बात पता चली कि हमारी आरबीसी के साथ, आरबीसी में जो आयरन है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी हमारी आरबीसी का जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन करती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है या फिर अन्य पदार्थों का जो परिवहन है वो हमारे किसके द्वारा किया जाता है, आरबीसी के द्वारा। तो मेन काम इसका क्या है, आरबीसी का गैसों का परिवहन आया। अब हम चर्चा करेंगे हमारी डब्ल्यूबीसी के बारे में, और डब्ल्यूबीसी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।